हेलो स्टूडेंट्स, हम पीएफसी के टॉपिक में कंपटीशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी आज स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स गो टू इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मेनली करंट इलेक्ट्रिसिटी कवर करता है। सो लेट्स गो टू इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या है हम बात करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच अ सब्सटेंस एक्वायर्स एन एबिलिटी to attract other lighter bodies towards it. Electricity एक एनर्जी है। Electricity is an energy. It is an energy. कैसी एनर्जी है ये? Electricity is an energy due to which a substance acquires an ability to attract other lighter bodies towards it. भैया रीस्टार्ट कर रहा हूँ, वो कुछ गड़बड़ हो गया था, इनका स्पेल हो गया था। ठीक है, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपटीशन के लिए यानी पीएफसी कोर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जानिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इट इज़ एन एनर्जी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस एक्वायर्स एन एबिलिटी टू अट्रैक्ट अदर लाइटर बॉडीज टुवर्ड्स इट। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी है जिसकी वजह से किसी सब्सटेंस में एक एबिलिटी आ जाती है टू अट्रैक्ट अदर लाइटर बॉडीज टुवर्ड्स इट। फॉर एग्जांपल हम बात करें, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब हम प्लास्टिक स्केल को या प्लास्टिक कॉम्ब को ड्राई हेयर से रब करते हैं तो वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। ऐसा क्यों होने लगता है? क्योंकि जब हम ड्राई हेयर से प्लास्टिक स्केल को, प्लास्टिक कॉम्ब को रब करते हैं तो रब करने से उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी आ जाने से वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को एक्सेट्रा इनको अट्रैक्ट करने लगता है। तो हम यहाँ बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल अ प्लास्टिक स्केल when rubbed against dry hair starts attracting small pieces of paper etc towards it। यस बच्चों, ज़रा समझिए बात को। मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जिसकी वजह से किसी सब्सटेंस में एक एबिलिटी आ जाती है टू अट्रैक्ट अदर लाइटर बॉडीज टुवर्ड्स इट। यस, तो प्लास्टिक स्केल को जो हम रब करते हैं अगेंस्ट ड्राई हेयर तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। अब जरा समझिए, व्हेन अ बॉडी गेट्स इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन अ बॉडी गेट्स इलेक्ट्रिसिटी it becomes electrified body और चार्ज्ड बॉडी। यस बच्चों, आप समझ सकते हैं जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिफाइड बॉडी, या उसको हम कह सकते हैं चार्ज्ड बॉडी। यस बच्चों, तो मैंने कहा जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, देखो मैंने क्या बोला, मैंने पहले यहाँ बोला कि प्लास्टिक स्केल को रब किया ड्राई हेयर से तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। वो अब क्या करने लगा है, वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा है। और जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो वो बॉडी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिफाइड बॉडी या
चार्ज बॉडी कहलाती है, यानी उसमें चार्ज आ जाता है। चार्ज आना मीन्स इलेक्ट्रिसिटी आ जाना। यस, तो चार्ज आ जाने से बॉडी जो है चार्ज बॉडी बन जाती है, या कह सकते हैं बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। तो चार्ज आ जाना ही इलेक्ट्रिसिटी का आ जाना है। चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं, हम यहाँ बताएंगे। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स चार्जेस के? तो आई विल से फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। यस बच्चों, चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इनमें जब बॉडी चार्ज होता है, जब बॉडी चार्ज होता है तो क्या होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज उस पर आ गया होता है या उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया होता है। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ चुका होता है चार्ज होने से। देखिए, बॉडी चार्ज हुआ मीन्स या तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है या नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये चार्जेस आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं या आपस में कैसे बिहेव करते हैं समझिएगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, like charges repel each other, whereas unlike charges attract each other, unlike charges attract each other। यस बच्चों, मैंने बोला कि जब बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो वो चार्ज हो जाएगा, और चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब ऐसा कहा जाए कि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को ऐसे। नेगेटिव चार्जेस हैं तो भी ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे मीन्स दे विल पुश अवे ईच अदर, एक दूसरे को दूर की ओर फोर्स लगाएंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव है तो भी वो रिपेल करेंगे, पर पॉजिटिव नेगेटिव है तब वो क्या करेंगे, तब वो अट्रैक्ट करेंगे इस तरह से। दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। यस, तो समझिए बात को। मैंने कहा चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो चार्जेस का बिहेवियर देखा आपने, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब जरा समझिए कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो चार्जेस कैसे, क्योंकि चार्ज का आ जाना ही इलेक्ट्रिसिटी का आ जाना है। किसी बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस हो जाना मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाना है। चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं जरा समझिएगा। चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, व्हेन टू डिफरेंट इंसुलेटिंग बॉडीज, when two different insulating bodies rubbed, when two different insulating bodies are rubbed, two different insulating bodies are rubbed against each other, yes बच्चों, मैंने बोला कि when two different bodies are rubbed against each other, then they become equally and oppositely charged, yes, जब हम दो डिफरेंट बॉडीज को आपस में रब करेंगे, when two different insulating bodies are rubbed against each other, then they become equally and oppositely charged, yes। मतलब क्या हुआ, टू डिफरेंट बॉडीज को लेना है, टू डिफरेंट इंसुलेटिंग बॉडीज को, यानी टू डिफरेंट कैसे लेनी है, इंसुलेटिंग बॉडीज मीन्स नॉन कंडक्टिंग बॉडीज लेनी है, और उनको आपस में रब करना है। रब करने से उनमें इक्वल अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, रब करने से उनमें इक्वल अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। जरा देखते हैं कैसे होगा, समझिए बात को। टू डिफरेंट इंसुलेटिंग बॉडीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, टू डिफरेंट इंसुलेटिंग बॉडीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, उनको आपस में रब करने से इक्वल अपोजिट चार्जेस आ जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जिनको आपस में रब करने से इक्वल अपोजिट चार्जेस आ जाएंगे। ओके, तो सपोज कर लीजिए ग्लास ले रहे हैं हम। ग्लास, आप मालूम है ग्लास
इंसुलेटिंग सब्सटेंस है। ग्लास को हम रब करें सिल्क क्लॉथ से, ग्लास को हम रब करेंगे सिल्क क्लॉथ से, फिर देखते हैं उसमें क्या होता है। यस, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं ग्लास रॉड ले रहे हैं, ग्लास रॉड को हम रब करने की कोशिश करेंगे सिल्क क्लॉथ से। यस बच्चों, ग्लास रॉड को हम यहाँ पर सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे, सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे। इसी तरह से हम फर क्या होती है, कैट स्किन को फर कहते हैं। फर को हम एबोनाइट रॉड से रब कर दें, एबोनाइट रॉड से रब कर दें, या हम वूल को हम प्लास्टिक से रब कर दें, प्लास्टिक से, या फिर रबर से रब कर दें। तो क्या होगा, समझिए बात को, वूल को हम प्लास्टिक या रबर से रब कर देंगे तब क्या होगा, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो ग्लास रॉड में आएगा पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड में आएगा पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ में आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ में आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज। यस बच्चों, ग्लास रॉड इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, सिल्क क्लॉथ इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, इनको आपस में रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज भी आएगा। यस, इसी तरह से फर मीन्स कैट स्किन को हम एबोनाइट रॉड से रब करेंगे। एबोनाइट रॉड इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, फर कैट स्किन इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, डिफरेंट इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, इनको हम रब करेंगे तो फर में पॉजिटिव चार्ज आएगा, एबोनाइट रॉड में नेगेटिव चार्ज आएगा। यस, वूल को प्लास्टिक से रब करें, ये दोनों इंसुलेटिंग सब्सटेंस हैं, इनको रब करेंगे आपस में, वूल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लास्टिक या रबर पे आएगा नेगेटिव चार्ज। यस, तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि टू डिफरेंट इंसुलेटिंग बॉडीज को आपस में रब करने से क्या होता है, दे बिकम इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज, दे बिकम इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज, उन पे इक्वल अपोजिट चार्जेस आ जाएंगे। यस, अब जरा समझिए, जरा मैं आगे क्या कहना चाहता हूँ। ये चार्ज जो है, चार्ज वास्तव में क्या है, चार्ज इन एक्चुअल होता क्या है, तो हमें यह बताना है। चार्ज इज अ fundamental property, charge is a fundamental property, charge is a fundamental property of any substance, due to which it can produce or experience, due to which it can produce or experience। मैंने बोला charge is a fundamental property of any substance due to which it can produce or experience electric or magnetic effects, electric or magnetic effects। Yes बच्चों, so charge is a fundamental property of any substance due to which it can produce or experience electric or magnetic effects। चार्ज एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस का, ऑफ एनी सब्सटेंस, ड्यू टू विच इट कैन प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और magnetic effects। Yes, so charge is something due to which any substance can produce or experience electric or magnetic effects। इसका मतलब क्या है, सपोज कल इस बॉडी में चार्ज है, यदि चार्ज है तो ये क्या कर सकता है, ये दूसरों पर, दूसरी बॉडीज पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, दूसरी बॉडीज को इलेक्ट्रिकली या मैग्नेटिकली क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है उन पे। उसके अलावा इस पे चार्ज है तो ये दूसरे को,
दूसरे के इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस भी कर सकता है। यस, कहने का मतलब ये है कि इस बॉडी में यदि चार्ज है तो ये दूसरों पर अपना फोर्स अप्लाई कर सकती है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दूसरों पर अप्लाई कर सकती है, और दूसरों का इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स ये एक्सपीरियंस भी कर सकती है। तो दिस हैपन्स ड्यू टू व्हाट? चार्ज। चार्ज की वजह से कोई सब्सटेंस दूसरों पर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कौन सा इफेक्ट? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट। और दूसरों का इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट अपने ऊपर क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। तो दिस इज ड्यू टू चार्ज। तो चार्ज मैंने बताया, when two different insulating bodies are rubbed against each other they become equally and oppositely charged। ये कैसे हो जाएंगे? इक्वली और अपोजिटली चार्ज हो जाएंगे। यस, अब जरा देखना है हमें यहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स है समझिए। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं उसको हम, या हम उसी को कह सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। यस बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये एक पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यस, तो यहाँ पर हम इन दोनों ही पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है। देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जब चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे होते हैं, व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। चार्जेस रेस्ट में कब होते हैं? इंसुलेटिंग बॉडीज के ऊपर। इंसुलेटिंग बॉडीज पे जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं वो फ्लो नहीं होते हैं, मूव नहीं करते हैं, वो उनमें रेस्ट पे होते हैं, और उनको हम स्टडी कर रहे होते हैं। हम वैसे चार्जेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और चार्जेस को कंडक्टिंग बॉडीज में आ जाए, यदि चार्जेस आगे कंडक्टिंग बॉडीज में, तो क्या होगा? वो उनमें फ्लो कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस का फ्लो होना कहलाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और चार्जेस का रेस्ट में होना वो कहलाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें इन दोनों को स्टडी करना है यहाँ पे। ऑल राइट, तो हमने अभी तक ये सब चीज़ें देखी। अब हम जरा चार्ज के बारे में कुछ और बेसिक बातें करेंगे कि चार्ज पे क्या क्या होता है। हमें मालूम है एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड एटम्स। कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी बॉडी होती है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है। उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स। यस, मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का है कि एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ very small particles called atoms। यस बच्चों, तो एटम से मिलके एवरी सब्सटेंस बना होता है। चाहे हम कैल्शियम की बात करें, चाहे हम मैग्नीशियम की बात करें, चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, चाहे हम प्लास्टिक की बात करें, चाहे हम वुड की बात करें, चाहे हम मेटल्स की बात करें, हम कोई भी सब्सटेंस की बात करें, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है देखेंगे हम। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। यस बच्चों, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं प्रोटॉन्स, दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन्स। यस, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यस, अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं।
उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। यस बच्चों, तो इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मैंने भी बताया आपको, मैंने बताया कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। प्रोटॉन्स आर इन द न्यूक्लियस, दे आर नॉट फ्री। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। कितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, कितने भी न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, बट डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट। किस सब्सटेंस का एटम है उस पर डिपेंड करता है, किस एलिमेंट का एटम है उस पर डिपेंड करता है। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स में अंदर डिफरेंट प्रोटॉन होंगे और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। बट न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बाउंडेड होते हैं। दे कैन नॉट लीव द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस को छोड़ नहीं सकते हैं। न्यूक्लियस जो है एक बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम होता है, बहुत ही छोटा सा स्पेस होता है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बाउंडेड होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स अट्रैक्टेड, सोचिए न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं, फिर भी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वहाँ पे अट्रैक्टेड रहते हैं। दे आर बाउंडेड विद वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बाउंडेड रहते हैं। अब चारों ओर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। यस, चलिए, तो आपको मालूम होना चाहिए सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है इलेक्ट्रॉन्स को वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है प्रोटॉन से। प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर, और अट्रैक्ट करके अट्रैक्शन फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है, और उससे वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। अब देखना ये है, इन एनी एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन एनी एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस बच्चों, जरा समझें इस बात को। इन एनी एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम में, किसी भी सब्सटेंस के एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा एक चीज़ और भी होती है, पॉजिटिव चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इक्वल टू होता है नेगेटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यस बच्चों, मैंने बोला आपसे कि इन एनी एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इक्वल टू होता है नेगेटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा इनसाइड द न्यूक्लियस, उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज होगा आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। इस तरह से होता है क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज जो कि इक्वल है अमाउंट वाइज, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, और बैलेंस कर लेते हैं इसलिए कहते हैं एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो फिर उनमें चार्ज कैसे आ जाता है, देखिए सब्सटेंस में चार्ज आ गया मीन्स एटम्स में चार्ज आ गया। सब्सटेंस किससे मिलके बना हुआ है, सब्सटेंस मिलके बना हुआ है एटम से।
तो किसी सब्सटेंस में चार्ज आ जाता है, कैसे आ जाता है, इस बात को हम जानना चाहते हैं। मैंने अभी बताया था आपको, when two different substances are rubbed against each other, when two different insulating substances are rubbed against each other, तब क्या होता है, तब क्या होता है, they become equally and oppositely charged, वो equally oppositely charged हो जाते हैं। मैंने कहा था अभी कि जब टू डिफरेंट इंसुलेटिंग सब्सटेंसेस को आपस में रब करेंगे, दे विल बिकम इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज्ड। यस, उसी बात पे जाने वाले हम दोबारा। मैंने आपसे कहा इन एनी एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या निकला, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब निकला दिस इंप्लाइज टोटल पॉजिटिव चार्ज, दिस इंप्लाइज टोटल positive charge equal to total negative charge, total negative charge on an electron, on an electron, total positive charge equal to total negative charge on an electron. This implies atom is electrically neutral, atom is इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इससे साबित होता है कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब न्यूट्रल है तो क्या होगा बच्चे, न्यूट्रल है तो क्या होगा, मतलब सब्सटेंस में चार्ज नहीं होगा। सब्सटेंस में चार्ज नहीं होगा, फिर चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो जाता है, तो मैंने बोला व्हेन टू डिफरेंट इंसुलेटिंग सब्सटेंसेस आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, तब क्या होता है, सुनो ध्यान से। जैसे मैंने अभी रब कराया था, यहाँ पे ग्लास रॉड को रब कराया था मैंने, किसके साथ रब कराया था, सिल्क क्लॉथ से रब कराया था। तो क्या होगा, ये न्यूट्रल है, ग्लास रॉड न्यूट्रल है, सिल्क क्लॉथ न्यूट्रल है, रब कराएंगे तो क्या होगा, इनको हम रब कराएंगे, इनको हम रब करेंगे तो क्या होगा, होगा ये कि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के चले जाएंगे सिल्क क्लॉथ में, ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के चले जाएंगे सिल्क क्लॉथ में। ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, थोड़ा कम हो जाएंगे, सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब रब करेंगे डिफरेंट इंसुलेटिंग सब्सटेंसेस को, जब हम रब करेंगे तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो लिखेंगे वन बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स while other body क्या करती है, गेन करेगी, while other gains electrons। तो क्या होगा, therefore one body becomes positively charged, या body, therefore the body which loses electrons, the body which loses electrons becomes positively charged, while the body which gains which gains electrons becomes negatively charged। यस बच्चों, तो मैंने आपसे बोला कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। ग्लास रॉड को जैसे हमने बोला कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, फिर उनमें चार्ज कैसे आ जाएगा, तो मैंने कहा एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से रब कराते हैं हम, एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस को दूसरे इंसुलेटिंग सब्सटेंस से रब कराएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। वन बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल अदर गेन्स इलेक्ट्रॉन। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इस तरह से उनमें चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ऑल राइट, अच्छा, एक बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही दूसरी बॉडी पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑल राइट, तो दिस इज द कॉज ऑफ चार्जिंग, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग।
इसी तरह से क्या होता है, फर को एबोनाइट से रब करें, एबोनाइट एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, फर को एबोनाइट रॉड से रब करें, वूल को प्लास्टिक से रब करें, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे. यस, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग, दिस इज द कॉज ऑफ चार्जिंग. नाउ लेट्स गो टू वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. व्हाट इज दैट? समझिए, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वही जब चार्ज मूव कर रहा होता है तो सेम मैग्नीट्यूड तब भी होता है. मीन्स मूव करने से चार्ज का मैग्नीट्यूड अनअफेक्टेड रहता है. मतलब कहने का ये है कि चार्ज के मोशन करने से उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो चार्ज की वैल्यू है वो अनअफेक्टेड रहती है. मतलब मोशन की वजह से चार्ज अफेक्टेड नहीं होता है, मोशन की वजह से चार्ज अफेक्टेड नहीं होता है. समझिएगा इस बात को. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली. मैं यहां बोलना चाहूंगा, ड्यू टू मोशन चार्ज ऑफ अ बॉडी remains unchanged. यस बच्चों, मैंने कहा ड्यू टू मोशन चार्ज ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड. मतलब मोशन करने से या रेस्ट में होने से बॉडी के चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. नेक्स्ट बात समझिए, व्हेन अ चार्ज इज एट रेस्ट, व्हेन अ चार्ज या कह सकते हैं चार्ज्ड बॉडी, when a charged or charged body is at rest, तब क्या होता है समझिए. when a charged or charged body is at rest, only electric field is produced around it. Only electric field is produced around it. Yes बच्चों, when a charge or charged body is at rest, only electric field is produced around it. ये सपोज कर लो चार्ज है, यहाँ पर ये कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज है इस पर, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाएगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. उसके बाद देखिए, व्हेन अ चार्ज और चार्ज्ड बॉडी व्हेन अ चार्ज और चार्ज्ड बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन. यस बच्चों, मैं बोल रहा हूं यूनिफॉर्म मोशन है. व्हेन अ चार्ज और चार्ज बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तब क्या होगा, जैसे कोई बॉडी है, इस पे चार्ज है और वो मूव कर रहा है. मूव कैसे कर रहा है, उसका v कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रही है. एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन इज जीरो. हम लिख सकता हूँ a फॉर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है. वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब क्या होगा, तब इसकी चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. लिखेंगे देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड a magnetic field both are produced. इस बात को हमें समझना है, इस बात को हमें बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखना है. व्हेन अ चार्ज और चार्ज बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स वेलोसिटी उसका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो उसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ई से रिप्रेजेंट करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा. मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. यस बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा,
मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। यस, व्हेन अ चार्ज और चार्ज बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी, दोनों चीजें प्रोड्यूस होंगी। ऑल राइट, नाउ अब जरा सोचिए कि चार्ज या चार्ज बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करे तब क्या होगा। चार्ज या चार्ज बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगी तब क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूं मैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन कुछ होगा। चार्ज बॉडी यहां पर कैसी मोशन करेगी, मोशन करेगी जिसमें एक्सेलरेशन हो। तो एक्सेलरेशन वाली मोशन करेगा, मीन्स वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, और तब क्या क्या होगा समझिए बात को, तब क्या क्या होगा समझिए। मैंने कहा था चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, मैंने कहा था चार्ज क्या है, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है और एक्सपीरियंस कर सकता है। सेम चीज हो रही है यहाँ पर, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है चार्ज की वजह से। चार्ज रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब मान लो चार्ज कैसी मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन है यहाँ पर, तब की बात देखिए। when a charge or charged body, a charge or charged body performs या executes accelerated motion, yes, acceleration होगा मोशन में उसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी, तब क्या होगा, व्हेन a charged body executes accelerated motion, then इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, और साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेगा चार्ज। देन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड are produced and it emits electromagnetic radiation, electromagnetic radiations। यस बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होंगे चार्ज की वजह से। चार्ज में एक्सेलरेशन होगा, चार्ज बॉडी में एक्सेलरेशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होना है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होना है, और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी एमिट होंगे। यस, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं। सन से जो भी रेडिएशन आते हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट वेव्स दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लाइट वेव्स के अलावा इंफ्रारेड होता है, गामा रेज होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, माइक्रोवेव्स होता है, रेडियो वेव्स होता है, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो जब चार्ज मूव करता है, कैसी मोशन करता है, वो एक्सेलरेशन होता है उसकी मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है। देखो जब कोई चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा होता है ना, तब भी कौन सी मोशन है, एक्सेलरेशन है उसमें, ठीक है, रोटेशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, एक्सेलरेशन है उसमें, और उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस होंगे। ओके, हम चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, क्यू से, चार्ज हमेशा क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। यस, अब जरा समझिए, मैंने बताया आपको अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। तो जरा देखिए यहाँ पे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है -e, यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज होता है। कूलम क्या है, कूलम इज द
यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या -e, ये चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यस, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम E से -e से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है कितना है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है, -31, 10⁻31 kg। अच्छा, बात करते हैं चार्ज, चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन के चार्ज की बात करें हम, प्रोटॉन का चार्ज होता है +e, +e मतलब +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यह होता है प्रोटॉन का चार्ज, यह होता है प्रोटॉन का चार्ज। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें हम, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? हाउ मच इज मास ऑफ प्रोटॉन? तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन। इसके बाद न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है? हाउ मच इज द चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन? 0, नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। यस, तो चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन क्या है? चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन कितना होता है? हम कहेंगे 0। मास ऑफ अ न्यूट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन क्या होता है? यस, जितना होता है मास प्रोटॉन का उतना ही मास होता है न्यूट्रॉन का, 1.67 10⁻27 kg। यस, तो दीज आर द 3 मेन पार्टिकल्स जिनसे एटम मिलके बना होता है। ठीक है, इन पार्टिकल्स से मिलके एटम बना होता है। इन सारे पार्टिकल्स के बारे में हमने जान लिया, ये पार्टिकल्स में कितना चार्ज होता है, कितना मास होता है। ऑल राइट, अब जरा देखिए, हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। आप सब जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आप सब गेस कर सकते हैं, पर मैं बताऊं आपको स्पेशली कि इसको हमें कैसे बताना है, इसको बताते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कुछ कहता है, क्या कहता है समझिए। अकॉर्डिंग टू इट in an isolated body या system, in an isolated body or system, isolated मतलब क्या है? एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा सिस्टम जो बाकी चीज़ों से बिल्कुल कैसा है? सेपरेटेड है, अलग है, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, कनेक्शन बिल्कुल नहीं है दूसरी चीज़ों से, अपने एनवायरनमेंट से भी, हर चीज़ से सेपरेट है, आइसोलेटेड है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज remains constant in an isolated system, total charge remains constant। हाँ, चार्ज कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, पर टोटल चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। चार्ज में कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट टोटल ये कैसा रहेगा? टोटल ये कांस्टेंट बना रहेगा। यस, तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज व्हाट? दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यस बच्चों, अब हम आगे बात करेंगे What is quantization of charge? Quantization of charge, quantization of charge, ये कोई लॉ नहीं है, बस ये चार्ज किस तरह से एग्जिबिट होता है, चार्ज किस तरह से एग्जिस्टेंस में होता है, किस तरह से किसी बॉडी में होता है, बस उसकी इंफॉर्मेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको लॉ हम कहते हैं
पर ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में ये बता रहा है कि किसी बॉडी में जो चार्ज होता है वो किस तरह से होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात हो रही है। देखो होता क्या है, मैंने कहा जब टू बॉडीज को रब करते हैं, टू डिफरेंट बॉडीज को रब करते हैं तो क्या होता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। चार्ज ट्रांसफर होता है मतलब एक्चुअल में क्या ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। जब हम टू डिफरेंट बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी बॉडी में जाते हैं। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं। हमेशा कैसे जाते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाता है, या दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, या तीन इलेक्ट्रॉन जाते हैं, या चार इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हमेशा इसी तरह से जाते हैं। तो जो चार्ज प्रोड्यूस होता है बॉडी में, या तो एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, या दो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, या तीन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, एंड सो ऑन। मतलब चार्ज ऑन अ बॉडी, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी कैसा होगा, बॉडी पे चार्ज होता है Q, बॉडी पे चार्ज लिखते हैं हम कितना Q कैसा होगा, Q इक्वल टू होगा या तो 1e या 2e या 3e या इसी तरह से ne, 1 2 3 ne ऐसा चार्ज होगा। क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या n इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एंड सो ऑन। तो बॉडी पे चार्ज क्या होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव में लिख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बॉडी पे जो चार्जेस होंगे दे विल बी इन दिस फॉर्म, प्लस माइनस 1e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3 प्लस माइनस ne, ऐसा चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिससे जाएगा उस पर प्लस 1e चार्ज होगा, जिसमें आएगा उसमें माइनस ne चार्ज होगा। यस, तो बॉडी पे चार्ज जो होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस 1e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3 प्लस माइनस ne फॉर्म में होता है। लिख सकते हैं इसको हम Q इक्वल टू ne लिख सकते हैं। n क्या है, n इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर, n जो है एक इंटीजर है, n इज एन इंटीजर, n एक इंटीजर है और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, प्लस माइनस 1 हो सकती है, प्लस माइनस 2 हो सकती है, प्लस माइनस 3 हो सकती है, एंड सो ऑन। इंटीजर, इंटीजर, ऑलराइट। तो चार्ज बॉडी पे हमेशा इस तरह से हो सकता है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहलाता है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। ये कहता क्या है, ये कहता है चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये कहता है, ये Q इक्वल टू ne क्या कहता है, ये कहता है चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यस बच्चों, मैं बोल रहा हूँ Q इक्वल टू ne की बात कर रहा हूँ, मैं Q इक्वल टू ne की बात कर रहा हूँ। Q इक्वल टू ne क्या कहता है, n मीन्स इंटीजर और e मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इंटीजर को मैंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, इंटीग्रल मल्टीपल बन गया ये। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बन गया ये। ओके, तो देखा जाए यहाँ पर समझा जाए क्या हो रहा है। देखिए जरा ध्यान से, मैंने कहा क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज को हम कहा चार्ज किसी बॉडी पे कितना हो सकता है, Q इक्वल टू 1 ही हो सकता है, Q इक्वल टू 2 ही हो सकता है, 3 हो सकता है, n ही हो सकता है, इस तरह से। यानी इन जनरल बोला जाए तो Q इक्वल टू n ही चार्ज हो सकता है। n क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ body is always, charge on a body is always an integral multiple, is always an integral multiple of the charge on an electron, of the charge on an electron। yes बच्चों,
ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एन क्या है, इंटीजर, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, इंटीग्रल मल्टीपल बन गया। ये चार्ज क्यू, किसी बॉडी का चार्ज क्यू कैसा है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है, राइट। एन इंटीजर है, एन का वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। एन का वैल्यू 1.2 नहीं हो सकता है, 3.9 नहीं हो सकता है, 2.5 नहीं हो सकता है, 4.8 नहीं हो सकता है। समझ पा रहे मेरी बात को आप लोग? तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल टू एन ई। एन क्या है, इंटीजर, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज Q होता है वो हमेशा एन के फॉर्म में होता है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कंडीशन ऑफ चार्ज। ये कहना क्या चाहता है, बेसिकली ये कहना चाहता है कि किसी बॉडी पे चार्ज हमेशा 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e एंड सो ऑन होगा। कभी भी चार्ज ऐसा नहीं हो सकता है कि 1.5e हो, 2.3e हो, 3.9e हो, 4.02 हो, ऐसा नहीं हो सकता है चार्ज, ठीक है। चलिए, तो ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये था कंडीशन ऑफ चार्ज, इट वाज कंडीशन ऑफ चार्ज। जरा इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। सपोज कर लीजिए, मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सपोज कर लीजिए, अ बॉडी हैज़ 4.8 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम नेगेटिव चार्ज। तो हाउ मैनी electrons are lesser or greater in the body than that in its normal state। यस बच्चों, मैंने बोला अ बॉडी हैज 4.8 इंटू 10 टू द -17 कूलम नेगेटिव चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेसर और ग्रेटर इन द बॉडी दैन दैट इट्स नॉर्मल स्टेट। मतलब नॉर्मली तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल होता है। तो जब बॉडी पे इतना नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है, हमें बताना है। देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बॉडी पे चार्ज है इतना और नेगेटिव चार्ज है मीन्स बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल से ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स उस पर आ गए होंगे, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो हम कहेंगे बॉडी हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स नॉर्मल स्टेट। कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, बॉडी पे चार्ज इतना है, चार्ज है कितना, बॉडी पे चार्ज है Q इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम, इतना बॉडी पे चार्ज है। अब देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा हैं। बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये समझ में आ गया, क्योंकि बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, एन फाइंड करना है। हमें मालूम है Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। दिस इम्प्लाइज एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा Q बाई ई। Q कितना है, Q है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम कैंसिल हो जाएगा, 1.6 इसको डिवाइड कर देगा, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये इट विल बिकम, क्या बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कूलम कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर -17 10 टू द पावर 19 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, 10 टू द पावर 2, यानी ये हो जाएगा 300। तो 300 इलेक्ट्रॉन्स बॉडी पे क्या हैं, ज़्यादा हैं, नॉर्मल से ज़्यादा हैं 300 इलेक्ट्रॉन्स बॉडी पर। यस, इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। Let's go to some more questions.
लेट्स गो टू सम मोर क्वेश्चंस। सपोज कर लीजिए एक बॉडी पे 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल से कम है। लेट अ बॉडी हैज या if a body has lost 10 to the power 6 electrons, 10 to the power 6 electrons, how much charge is in the body? What is nature of this charge? यस बच्चों, समझिए यहाँ पे बॉडी ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमें इसके बारे में बताएंगे कि बॉडी में पॉजिटिव चार्ज होगा और कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उसने, 10 टू द पावर 6। तो यहाँ n का वैल्यू है 10 टू द पावर 6, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि उसने लूज किए हैं वो है 10 टू द पावर 6। चार्ज क्या होगा बॉडी पे चार्ज होगा, चार्ज ऑन बॉडी क्या होगा, चार्ज ऑन बॉडी होगा Q इक्वल टू एन ई। एन कितना, एन मीन्स 10 टू द पावर 6, ई कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कितना हो जाएगा सॉल्व करके, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 कूलम। इतना चार्ज होगा बॉडी पे। और कैसा चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। यस बच्चों, तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। यस, नाउ लेट्स गो अहेड। इस कंडीशन ऑफ चार्ज के बारे में के बाद में हम आपसे बोलेंगे कि मैंने बताया था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो कितने फोर्स से वो रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, ये हमको फाइंड करना होगा। यस, लेट्स गो टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। जो चार्जेस जो एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स कितना है, कैसे फाइंड करते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, वो कहता है, वो बताता है कि टू चार्जेस एक दूसरे को कितने फोर्स अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। टू चार्जेस क्या करते हैं, या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। कितने फोर्स से करते हैं, दिस फोर्स इज फाउंड बाय कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, समझिए। कूलम्स लॉ बताएगा फोर्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू इट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इट force of attraction or repulsion, force of attraction or repulsion between any two stationary point charges is directly proportional to product of the magnitudes of the charges and inversely proportional to square of distance between them। यस बच्चों, दिस इज द लॉ। अब ये लॉ बहुत ही यूजफुल लॉ है, कूलम्स लॉ कहते हैं इसको, या कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू इट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द
magnitudes of the charges and inversely proportional to square of distance between them। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है वो उनके प्रोडक्ट के मतलब चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज कर लो एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, ये कैसे चार्जेस हैं? स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस है, रेस्ट में चार्जेस हैं। ये लॉ है उन चार्जेस के लिए जो रेस्ट में है। ये दो चार्जेस रेस्ट में है और पॉइंट फॉर्म में है, छोटे साइज के चार्जेस हैं, पॉइंट साइज के चार्जेस हैं। ये दो चार्जेस हैं, इस चार्ज को हमने बोला Q1, इस चार्ज को हमने बोला Q2। इनके बीच का डिस्टेंस क्या ले लीजिए? R ले लीजिए। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। मैंने पहले भी कहा है चार्जेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। तो ये एक चार्ज है, इस चार्ज को हमने कहा Q1। ये दूसरा चार्ज है, इस चार्ज को हमने कहा Q2। ओके, ये चार्जेस क्या कर रहे हैं? या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अट्रैक्ट करेंगे तो कैसे अट्रैक्ट करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ऐसे अट्रैक्ट करेंगे। रिपेल करेंगे तो कैसे करेंगे? ये रिपेल करेंगे तो ये ऐसे रिपेल करेंगे। यस बच्चों, ये देखिए, ये ऐसे रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो ये ऐसे रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसे अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है, देखो अट्रैक्ट कब, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी। या तो अट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, रिपेल करेंगे तो ऐसे रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है ना? अट्रैक्ट कब करेंगे? जब ये कैसे चार्जेस हो? अपोजिट चार्जेस हो। ठीक है, अनलाइक चार्जेस हो तो अट्रैक्ट करेंगे। रिपेल कब करेंगे? लाइक चार्जेस हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो तो ये रिपेल करेंगे। तो होगा कोई एक ही चीज ना, या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन। तो जो भी हो, ये जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये कैसा होगा? दिस फोर्स F प्रोपोर्शनल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस। चार्जेस के मैग्नीट्यूड क्या है? Q1 Q2, उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स F। और ये फोर्स F प्रोपोर्शनल टू होगा 1/r², 1 बाय डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए जरा, डिस्टेंस का स्क्वायर कहाँ है? इनवर्स रेशियो में। देखा जरा, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। r², डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है कूलम्ब्स लॉ। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाय r²। हमको मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाय r² मिलेगा। या हम कह सकते हैं हमको मिलेगा F इक्वल टू, एक कांस्टेंट मिलेगा, प्रोपोर्शनल साइन हटाने पे एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनल हटाने पे हमको एक कांस्टेंट आता है K Q1 इंटू Q2 बाय r²। इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। SI सिस्टम में इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। Q1 Q2 एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय r² एज इट इज रहेगा। यहाँ लिख देंगे हम न्यूटन। क्या लिख देंगे यहाँ हम लिख देंगे न्यूटन। दिस विल बिकम द फोर्स। ऐसा क्या हो जाएगा? ऐसा फोर्स हो जाएगा, ऐसा फोर्स हो जाएगा। ये फोर्स हो जाएगा, दो चार्जेस के बीच का ये फोर्स हो जाएगा। यस बच्चों, देखा आपने? दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। यस, तो इस फोर्स की कुछ बातें, मेन बातें देखें हम। इस फोर्स में क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये फोर्स कैसे एक्ट करता है, ये किस वे में एक्ट करता है। इस फोर्स की ज़रा हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इस फोर्स की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि ये फोर्स कैसे एक्ट करता है टू बॉडीज़ के बीच में, ये फोर्स कैसे एक्ट करता है टू चार्जेस के बीच में, ये फोर्स कैसे एक्ट करता है। लेट्स go to the behavior of this force, means I am saying characteristics or behavior, characteristics of Coulomb's force। ये जो कूलम का फोर्स एक्ट कर रहा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका बिहेवियर कैसा है, देखिए समझिए। दिस फोर्स एक्ट्स along the line joining the centers of the
चार्जेस। यस, तो ये जो फोर्स है ये एक्ट करता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस। ये दो चार्जेस हैं, इनके सेंटर्स को जो लाइन है ज्वाइन करेगी, उस लाइन के अलोंग ये फोर्सेस एक्ट करते हैं। या तो ऐसे एक्ट करेंगे या फिर इसी लाइन के अलोंग ऐसे फोर्सेस एक्ट करेंगे। ऑलराइट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस, इसलिए हम इन फोर्सेस कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस। दैट इज व्हाई they are called central forces. They are called central forces. They are called central forces. Yes, तो ये forces जो हैं एक्ट करते हैं along the line joining the centers of the charges. Therefore they are called central forces. They are conservative in nature. सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये जो सेंट्रल फोर्सेस हैं दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर, दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो किसी भी पाथ से ले जाएं, वर्क डन क्या होगा? सेम होगा इन ऑल द पाथ्स। सपोज कर लीजिए यहाँ से हम यहाँ तक किसी चार्ज को ले जाते हैं Q1, ये चार्ज Q है, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। चार्ज Q को हम ले जा रहे हैं पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक। हम चाहे सीधे डायरेक्टली ऐसे ले जाएं, चाहे हम ऐसे ले जाएं, चाहे हम ऐसे 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 ले जाएं, वर्क डन इन ऑल द केसेस क्या होगा? सेम होगा। जो वर्क डन यहाँ होगा वही वर्क डन यहाँ होगा, वही वर्क डन यहाँ होगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस चार्ज को हम, इस चार्ज Q को हम इधर से इस पॉइंट तक ले जाएं, चाहे जिस भी पाथ में ले जाएं, वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस में ये प्रॉपर्टी होती है कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पाथ। वर्क डन डिपेंड करता है ओनली इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पर। किस पाथ से गए हैं इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। तो वर्क डन W1, W2, W3 कैसे होंगे? सेम होंगे। W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 इन ऑल द पाथ्स वर्क डन विल बी सेम। कब? जब हम किसी चार्ज को ले गए हैं अंडर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, अंडर द सेंट्रल फोर्सेस, अंडर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस हम किसी चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ले गए हैं, चाहे किसी भी पाथ से ले गए हों, वर्क डन इन एवरी पाथ will be same. Work done in every path will be same. Yes, तो they are conservative in nature. नेक्स्ट बात करेंगे कि जो फोर्सेस होते हैं they are action reaction forces. They follow the Newton's third law of motion. They follow Newton's third law of motion. क्या कहता है? एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जितना फोर्स अप्लाई करता है, दूसरी बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पर उतना ही फोर्स अप्लाई करती है। ये इसी तरह से ये वाले फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जितना फोर्स अप्लाई करता है, दूसरा चार्ज भी फर्स्ट चार्ज पे उतना ही फोर्स अप्लाई करता है अपोजिट डायरेक्शन में। वंस मोर, ये फोर्सेस कैसे हैं? दे फोर्सेस एक्ट लाइक एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। दे फोर्सेस, दिस फोर्सेस एक्ट लाइक एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। एक चार्ज दूसरे चार्ज को जितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, दूसरा चार्ज भी फर्स्ट चार्ज को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। यस बच्चों, तो दे फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दीज फोर्सेस, कूलम फोर्सेस, कूलम फोर्सेस, दीज फोर्सेस, these forces obey, these forces obey, these forces obey Newton's third law of motion, Newton's third law, Newton's third law of motion। यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जितना फोर्स अप्लाई करेगा, दूसरा चार्ज भी फर्स्ट चार्ज पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। मीन्स वी कैन से F12 इक्वल टू माइनस F21। यस, फर्स्ट चार्ज पे सेकंड चार्ज की वजह से फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट टू होगा सेकंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज की वजह से फोर्स। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कूलम्स लॉ। नेक्स्ट बात करेंगे
this force depends upon the nature of medium. This force depends upon the nature of medium surrounding the charges, nature of medium between the charges. Yes, चार्जेस के बीच में कैसा मीडियम है इस पर यह फोर्स डिपेंड करता है. मीडियम चेंज होने से फोर्स भी चेंज हो जाता है. एयर वैक्यूम है, वहाँ पर फोर्स कुछ और होगा. जब मीडियम चेंज हो जाएगा तो मीडियम चेंज हो जाने पर वही फोर्स चेंज हो जाएगा. मीडियम चेंज हो जाने पर वो फोर्स चेंज हो जाएगा. दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस. नेक्स्ट हम कहेंगे द फोर्स between two charges, the force between two charges is not affected due to the force between two charges is not affected due to presence of other charges near it. Yes, the force between two charges is not affected due to presence of other charges near it. दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो अदर चार्जेस की प्रेजेंस से अफेक्टेड नहीं होता है. दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगने वाला होता है दैट फोर्स इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस नियर इट. तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम फोर्सेस. यस, लेट्स हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अबाउट इट. क्वेश्चन क्या है? टू चार्जेस, लेट अस से टू चार्जेस हैं. एक चार्ज है Q1 इक्वल टू 1 कूलम, दूसरा चार्ज है Q2 इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम. और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? उनके बीच का डिस्टेंस है 10⁻1 सेंटीमीटर. लेट अस से 10 सेंटीमीटर. चलो हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर. तो दो चार्जेस से Q1 इक्वल टू 1 कूलम, Q2 इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम, डिस्टेंस है उनके बीच का 10 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द फोर्स बिटवीन देम. यस, बोथ द चार्जेस आर positive, charge, so they will do what? They will repel each other. In this way they will repel each other. Force of repulsion क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे? मैंने बताया आपको दो चार्जेस के बीच फोर्स फाइंड करने के लिए F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर न्यूटन से हम इनके बीच का फोर्स फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स कैलकुलेट इट. सॉल्व करते हैं इसको. देखिएगा फोर्स आएगा F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर न्यूटन. 9 इंटू 10⁹ Q1 इज हाउ मच? Q1 इज 1 कूलम, Q2 इज हाउ मच? 1 माइक्रो कूलम. 1 माइक्रो कूलम का मतलब क्या होता है? 1 माइक्रो कूलम का मतलब होता है 1 इंटू 10⁻⁻6. 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. यस बच्चों, 9 इंटू 10⁻9 Q1 की प्लेस 1 रखेंगे, Q2 की प्लेस पे 1 माइक्रो कूलम मीन्स 1 इंटू 10⁻⁻6 रखेंगे. माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6. R क्या है? 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो यह हो जाएगा 0.1 मीटर. 0.1 मीटर. तो यहाँ हम रख देंगे 0.1 मीटर का स्क्वायर. न्यूटन में ये फोर्स आएगा. हमने सारी वैल्यूज रखी हैं SI में. कूलम SI, मीटर SI, सारी वैल्यूज रखी हैं SI में. आंसर विल बी इन SI. इसको सॉल्व करने वाले हैं 9 इंटू 10⁻9 10⁻⁻6. 0.1 का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻1 स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻9 10⁻⁻6. ये स्क्वायर होके ऊपर जाएगा. 10⁻⁻2 है न्यूटन यहाँ पर. न्यूटन यहाँ पर क्या बन जाएगा? 9 10⁻9 10⁻⁻6. ये ऊपर जाके 10⁻2 न्यूटन हो जाएगा. तो क्या बनेगा? 9 10⁻9 -6 + 2. देखा बच्चों आपने क्या किया? मैंने क्या किया यहाँ पर?
मैंने 10⁻⁻² को ऊपर मैंने भेज दिया तो क्या हो गया, इसकी पावर प्लस में हो जाएगी 9 - 6 + 2, बेस सेम है, बेस सबका क्या है 10 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा ये 9 × 10⁻, कितना बन जाएगा 9 - 6 3 + 2 5, 9 × 10⁵ न्यूटन. दिस मच विल बी द फोर्स of repulsion between the two charges. Yes, so in this way we can calculate the force between the charges. Okay, so in the next class we will do many more things, we will study many more things, so have study of it. If any problem occurs you can write in the comment section. Thank you.